जनता तो समझने लगी है, अब नेता मंत्री को भी समझ में आने लगा है। खुले आसमान तले दिन के उजाले में हिंसा ऐसी भड़की कि उसकी आवाज और उसकी लौ दिल्ली में सुनाई देने लगी। दिल्ली के संसद भवन का जिक्र कर लीजिए या फिर प्रधानमंत्री के घर का जिक्र कर लीजिए या फिर गृह मंत्रालय का हेडक्वार्टर, उसका भी जिक्र कर लीजिए। महज 50 से 55 किलोमीटर के दायरे में वह पूरा का पूरा इलाका है जहां पर हिंसा हुई दिन के उजाले में। पुलिस वहां क्यों नहीं थी? हथियार किसने दे दिए? और क्या सांप्रदायिक हिंसा के रूप में इसे देखा जाना चाहिए या फिर एक यह आपराधिक कृत्य है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और पुलिस और प्रशासन को अब काम इस रूप में करना चाहिए कि यह सांप्रदायिक हिंसा नहीं बल्कि आपराधिक कृत्य किया गया है, जहां पर इस तरीके की घटना के खिलाफ कार्रवाई पुलिस को तुरंत करनी होगी। तो क्या सांप्रदायिक हिंसा के जरिए जो वोटों का ध्रुवीकरण होता था उसका यह राजनीतिक प्रयोग था जो फेल हो गया? या फिर इस देश के भीतर में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं उससे पहले हर उस राजनीतिक प्रयोग को परखने की कोशिश हो रही है जो इससे पहले तमाम दौर में होती रही? और मौजूदा वक्त में यकीनी तौर पर क्या जनता समझ चुकी है और अब मंत्री भी समझने लगे हैं, सांसद भी समझने लगे हैं, राज्य के वह तमाम नेता और वो तमाम विधायक भी समझने लगे हैं कि अगर यही हालत रही तो जिस हिंदुत्व या कट्टर मुस्लिम या फिर कट्टरता के आश्रय सांप्रदायिक हिंसा के जरिए जो वोटों को साधने की कोशिश होती है, अब जनता उसका साथ नहीं देगी। तो क्या ये जनता की समझ है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम हो या मोदी सरकार में बैठे हुए 2 मंत्री हों या एक पूर्व के मंत्री हों या फिर कोई सांसद हो या फिर कोई स्पीकर हो, इस बात का जिक्र करने लगे कि यह सब कुछ पुलिस प्रशासन के फेल होने का नतीजा है और कार्रवाई होनी चाहिए। इनपुट भी था, जानकारी भी थी, लेकिन हथियार कौन दे रहा था इसका पता आप नहीं लगा पाए। ध्यान दीजिए तो जिन इलाकों में यह सब कुछ हुआ या उसके बाद जो प्रभाव पड़ा है, उन इलाकों से दिल्ली तक लोगों की आवाजाही रोज की होती है। वह गुरुग्राम का इलाका हो, रेवाड़ी का इलाका हो, पलवल का इलाका हो, फरीदाबाद का इलाका हो, सोहना का इलाका हो, पटौदी का इलाका हो, मनेसर का इलाका हो, इन तमाम जगहों से लगातार आवाजाही। लोग नौकरी करने आते हैं, बहुत सारे लोग सरकारी और वह भी केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं, वह भी इस एनसीआर में रहते हैं, लेकिन वहाँ इंटरनेट बंद, तमाम संस्थान बंद, शिक्षण संस्थानों में सारी चीज़ें टल गई, 10वीं और 12वीं की परीक्षा टल गई, लोग घर से काम नहीं कर सकते हैं कि इंटरनेट बंद है। अब लोग करें तो क्या करें, बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए इलाके को लेकर। और जनता अब इस बात को समझने लगी कि क्या वाकई 2024 के चुनाव से पहले यह एक राजनीतिक प्रयोग किए जा रहे हैं और उस प्रयोगशाला तहत संघ के क्या वह संगठन आकर खड़े हो गए हैं या फिर दूसरी तरफ कट्टर मुस्लिम खड़े हुए हैं, या फिर ये नई परिस्थिति है जिसमें राजनीतिक प्रयोग तो हो रहे हैं लेकिन जनता ही उसे फेल कर दे रही है। क्योंकि ब्रज मंडल 84 कोस यात्रा इस निकालने के पीछे ऐलान विश्व हिंदू परिषद का, दुर्गा वाहिनी का, बजरंग दल का, और उन इलाकों में यह हिंसा होती है जहां मुस्लिमों की तादाद सबसे ज़्यादा। नूह के इलाके में तकरीबन 11 लाख लोगों की जनसंख्या है जिसमें 7.5 लाख मुस्लिम हैं, 3.5 लाख हिंदू हैं। तो इस देश की राजनीति को साधने के लिए अगर राजनीति इस तर्ज पर प्रयोग कर रही है और जनता समझ रही है तो उसका असर पहली बार खुलकर यह नजर आने लगा कि हरियाणा के डिप्टी सीएम को कहना पड़ा कि यह ऑफिशियल मैनेजमेंट के फेल होने की कहानी है। जो मुख्य पुलिस अधिकारी हैं इस दौर में क्यों गायब थे और यह यात्रा से पहले जो आयोजन किया गया था प्रशासन को यात्रा के बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई। दुष्यंत चौटाला इस बात का जिक्र करते हैं लेकिन स्पीकर एक कदम और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हर इनपुट पुलिस प्रशासन के पास था, बावजूद इसके कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बीजेपी के हैं, जहन में रखिएगा, और आरएसएस से जुड़ा हुआ विंग इस प्रदर्शन को कर रहा था जहां पर यह हिंसा होती है। बात यही नहीं रुकती है। राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम के सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनका सवाल और आगे बढ़ता है कि हथियार किसने दिए, इसका पता कौन लगाएगा। तलवार, डंडे, भाले, इसको लेकर प्रोसेशन में कैसे चला जाता है और ये सौंपे गए तो क्यों सौंपे गए? कोई तलवार लेकर प्रोसेशन में जाता है क्या? और सवाल ये था कि आज़ादी के बाद जिन मुस्लिम बहुल इलाके में ऐसी घटनाएं अभी तक नहीं हुई, यानी बीते 75 सालों में, वैसी घटना इस दौर में क्यों हो रही है? ये कोई सवाल
कोई दूसरा नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद और मोदी सरकार के मंत्री उठा रहे हैं। पहला मैसेज क्या है? पहला मैसेज बहुत साफ है कि अगर ये राजनीतिक प्रयोग है तो ये फेल हो चुका है। अगर यह सोच है कि सांप्रदायिक हिंसा के जरिए वोटों का समीकरण और ध्रुवीकरण दोनों हो जाएंगे, सध जाएंगे, यह फेल हो चला है। क्योंकि ध्यान दीजिए, हिसार के पूर्व सांसद हुआ करते थे, जो केंद्र में पूर्व मंत्री भी रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनका यह कहना था कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? क्या इर्द गिर्द जो देश की घटनाएं हो रही हैं, जो अलग अलग जिलों में हो रहा है, उसकी वजह से हो रहे हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं चौधरी विजेंद्र सिंह, जो कि हिसार से अब सांसद है। और याद कीजिए तो जो किसानों को लेकर 3 कानून प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए थे, उसका विरोध करते हुए वह किसानों के साथ बैठे थे। यानी राजनीति अगर साधनी है तो अब वो राजनीति सिर्फ इस देश के अगवा चेहरों के आश्रय नहीं साधी जा सकती है। अपने इलाके की परिस्थिति को देखना होगा और इस देश में जनता के मिजाज को भी समझना होगा। क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर, यह भी मंत्री हैं मोदी सरकार में, इनका बहुत साफ कहना था कि हथियारों से सांप्रदायिक सद्भाव को कौन डिस्टर्ब कर रहा है। जब हरियाणा में 8.5 बरस से सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, उसको डिस्टर्ब करने की दिशा में क्यों कुछ लोग बढ़ रहे हैं और ये लोग कौन हैं? इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, उसके बाद एक के बाद एक कई नेता मंत्री जो निकल कर आए, उन्होंने एक ही सवाल उठाया। इस दौर में किसी ने जिक्र आरएसएस का नहीं किया, किसी ने जिक्र मुस्लिमों का नहीं किया, किसी ने जिक्र कट्टर हिंदुत्व का नहीं किया, किसी ने जिक्र कट्टर मुसलमान का नहीं किया। यानी राजनीति साधने के जो सांप्रदायिक हिंसा के तौर तरीके थे, जनता इस बात को समझने लगी और उसने इन बातों को फेल कर दिया। नेताओं पर इसका असर पड़ना वाजिब था। तो क्या मौजूदा वक्त में पहली बार इस देश के भीतर में जो सांप्रदायिक हिंसा के आश्रय राजनीति को साधने निकलना चाहते थे, अब उनके सामने संकट गहरा गया है? वो समझने लगे हैं कि स्थिति अगर इस रूप में रही तो फिर कुछ नए उपाय करने होंगे। और नए उपाय कौन से होंगे, अब इस दिशा में लोग देखना शुरू कर दें? या फिर भारत की राजनीति में जनता के सामने पहली बार ये सवाल आ चुका है कि अगर हम इन परिस्थितियों में खुद को फंसा देते हैं तो फिर ये राजनीतिक प्रयोग और उसके ऊपर फिर मीडिया जिस रूप में तूल पकड़ना चाहता है और तूल पकड़ाना चाहता है, उसमें आप चीज़ों को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि सुबह से लेके अगले सुबह तक लगातार 24 घंटे एक ही बात परोसी जाएगी, किस रूप में कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था। इस देश की जनता का जिक्र पहली बार निकल कर आ रहा है। जनता ने संयम और खामोशी के साथ उन तमाम परिस्थितियों को देखा, कैसे कहां पर हिंसा हुई। एक के बाद एक दुकानों को कौन लूट रहा है, एक के बाद एक गाड़ियों में आग कौन लगा रहा है, एक के बाद एक मस्जिद में किसने हमला किया, इमाम की हत्या किसने की, हवलदार को किसने मारा। ये सारी चीजें रेंग रही हैं, सीसीटीवी कैमरे में हर बात कैद की जा रही है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा कि दरअसल इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद 23 जगहों पर दिल्ली एनसीआर के इलाके में प्रदर्शन करना चाहता है, इस पर रोक लगाइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा, हम प्रदर्शन को रोक नहीं लगा सकते हैं, आप रूल ऑफ लॉ लागू क्यों नहीं करते हैं? सीसीटीवी कैमरे हर जगह पर लगाइए जहां से यह प्रदर्शन हो रहा है। अधिकारियों को जिम्मेदारी दीजिए, अधिकारियों के ऊपर यह दायित्व लगाइए कि वह इस तरीके से हिंसा को ना होने दें। अगर आपको हिंसा का खतरा है तो आप वहां पर सिक्योरिटी और बढ़ा लीजिए। और ये तमाम परिस्थिति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक 4 बातें कहीं। कोई हिंसा, आगजनी, जालमाल का खतरा नहीं होना चाहिए, वह प्रतिबंध नहीं लगाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में आंतरिक, वहां पर जो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था होती है उसको भी कर डालिए। सीसीटीवी के जरिए निगरानी पूरे इलाके में रखने की तैयारी कीजिए और अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैसेज इस देश के लिए पहली बार राजनीतिक तौर पर इसलिए कहीं बड़ा हो चला है कि अगर इस हिस्से को आप राष्ट्रीय तौर पर परखना चाहें तो एक क्षण के लिए आपके जहन में बरेली की घटना आ सकती है, आपके जहन में मणिपुर भी आ सकता है, आपके जहन में बंगाल भी आ सकता है और राजस्थान भी आ सकता है। रूल ऑफ लॉ पर चर्चा अभी तक नहीं हो रही थी। पहली बार कानून के राज पर खुले तौर पर चर्चा करने की स्थिति में संतरी, मंत्री, अधिकारी सभी आकर खड़े हो गए हैं।
यानी राजनीतिक शब्दों को अगर ऐसी हिंसा के दायरे से अलग कर दिया जाए तो एक झटके में उसी रूल ऑफ लॉ का जिक्र होगा जो गायब है पूरे मणिपुर से, और सुप्रीम कोर्ट लगातार चाहता है कि वहां पर रूल ऑफ लॉ हो, जो गायब हो गया बीते 3 महीनों से।